हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास डिस्कस कर रहे थे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्रेचुटी डिस्कस किया था। ग्रेचुटी में हम डिस्कस ये कर रहे थे, ग्रेचुटी का मतलब होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है एज गिफ्ट। ग्रेचुटी में हमने अपने पास दो ब्रॉड केसेस पहले क्या डिस्कस किए, हमने कहा अगर ये पैसे हमें मिले ड्यूरिंग जॉब, ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ जॉब, तो ये पैसे फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। फिर हमने कहा अगर ये पैसे हमें मिले एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। फिर हमने रिटायरमेंट में क्या कहा, हमने कहा अगर ये मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो इसका क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएंगे, इस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। और फॉर अदर्स, अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मीनिंग भी हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए क्या था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मीनिंग था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। इनके अलावा जितने भी बचे वो आ जाएंगे अदर्स की कैटेगरी में। और अदर्स को हमने फिर से दो कैटेगरीज में बांटा था। पहले थे एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, और दूसरे थे नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। सर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। पेंशन में चारों आते हैं, ग्रेचुटी में सिर्फ 3 लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज अदर्स की कैटेगरी में कवर किए जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड प्राइवेट एम्प्लॉइज सब यहां जाएंगे, ठीक है। सर हमने अपने पास यहां पे डिस्कस किया था क्या प्रोविजन है हमारे पास। सबसे पहले लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। फर्स्ट इज अमाउंट रिसीव्ड, सर दोनों ही तरफ था अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड। सेकंड क्या था, मैक्सिमम मॉनेटरी सीलिंग, इधर भी है मैक्सिमम मॉनेटरी सीलिंग। सर मॉनेटरी सीलिंग कितनी है, 20 लाख। 20 लाख 20 लाख दोनों तरफ। थर्ड यहां पर था अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, और ग्रेचुटी एक्ट क्या कहता है, 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहां भी हमने लिखा 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। फिर हमने कहा था यहां पे 15 डेज का मतलब है 15/26 मल्टीप्लाइड बाय मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय CYS। और यहां जो CYS है ना, उसमें हमने ये कहा था कि यहां पर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स लिया जाएगा 1 ईयर। इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स शैल बी ट्रीटेड एज 1 ईयर। इधर सर पहली बात, यहां पे 15/26 नहीं होगा, 15/30 होगा। दूसरी बात, मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय CYS। और यहां पर जब आप CYS लेंगे ना, तो इग्नोरिंग फ्रैक्शंस लेकर चलेंगे।
यहां पर फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, यहां पर फ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो आप अपने पास 15/30 मल्टीप्लाइड बाय मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय CYS। इसके अलावा एक आखिरी बात हमने यहाँ ये डिस्कस की थी कि यहाँ मंथली सैलरी का मीनिंग क्या है, लास्ट ड्रॉन, लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस DA। और DA के लिए हमने डिस्कस किया था वेदर फॉर्मिंग पार्ट और नॉट। ठीक है, और इधर से अगर ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय हमारे पास नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है तो मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगा, इस केस में मीनिंग ऑफ सैलरी हमने डिस्कस किया था बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन, है ना। और इसके अलावा हमने कहा था एवरेज सैलरी लेंगे ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। ठीक है, 10 मंथ्स की सैलरी का एवरेज लेकर चलेंगे, ये हमारे पास जो भी अमाउंट होगा इसको एग्जम्प्ट किया जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए बात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए है, जॉब कर रहे हैं XYZ लिमिटेड में और रिटायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर 25 साल 8 महीने, 25 साल 8 महीने काम करके रिटायर हुए हैं। बेसिक सैलरी मिल रही है सर 80,000 पर मंथ। DA मिलता है इनको 75% का, बता रहे हैं 1/2 फॉर्मिंग पार्ट। टर्नओवर बेस्ड कमीशन मिलता है 1% ऑफ सेल्स टर्नओवर और एवरेज मंथली सेल्स 10 लाख की करते हैं। जब ये रिटायर हुए ना तो इनको ग्रेचुटी मिली जब ये रिटायर हुए तो इनको ग्रेचुटी मिली 22,50,000 की। ठीक है, हमें कैलकुलेट करके बताना है अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी कितना एग्जम्प्ट होगा इन ऑल द केसेस। सर 3 केस होते हैं, तीनों में कैलकुलेशन करनी है। पहला केस कौन सा है बताइए, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फिर ये पैसे फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएंगे, कुछ टैक्सेबल ही नहीं। नो टैक्स, फुल्ली एग्जम्प्ट, नो टैक्स, इस पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सेकंड, फॉर अदर्स, अदर्स में पहले कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी
exempt from tax. सबसे पहले अमाउंट रिसीव, बताइए कितने पैसे मिले? 22,50,000 मिले सर। सेकंड, मैक्सिमम मॉनेटरी सीलिंग, बताइए कितनी? 20 लाख। तीसरा क्या होता है? अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। नाइनटीन 72। सर ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से कितने पैसे मिलने चाहिए? 15 days सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में हमने डिस्कस किया था इन एक्सेस ऑफ 6 months। इन एक्सेस ऑफ 6 months शैल बी ट्रीटेड एज 1 year, है ना? अब देखिए 15/26 मल्टीप्लाइड बाय मंथली सैलरी कितनी लेके चलनी है? बेसिक सैलरी है 80,000। डीए फॉर्मिंग लेना है नॉट फॉर्मिंग? टोटल लेना है, फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग। और मल्टीप्लाइड बाय सर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस थे 25 साल 8 महीने, 6 महीने से ज्यादा है ना, 1 साल माना जाएगा, ये हो जाएगा 26। ठीक है, तो देखिए 1,40,000 इनटू में 15, 21 लाख रुपए। जी बताइए अमाउंट एग्जाम कितना आएगा? 30 लाख रुपए। अमाउंट टैक्सेबल कितना आएगा? 2,50,000। ठीक है सर, अगर ये एम्प्लॉय नॉट कवर्ड होता तो? बताइए, एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, अब क्या करें? अगर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग shall be exempt from tax. First is amount received. ₹22,50,000। सेकंड, मैक्सिमम मॉनेटरी सीलिंग, यहां भी कितनी है? मैक्सिमम मॉनेटरी सीलिंग तो सेम ही है, 20 लाख। लेकिन अब हमारे पास ना कैलकुलेशन बदल जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है? पहले था अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी है, अब है 15 days सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस।
सर अब 15/26 को कर देंगे 15/30। सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी? 80,000 प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, डीए फॉर्मिंग पार्ट 30,000। टर्नओवर बेस्ड कमीशन 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इग्नोरिंग फ्रैक्शंस, 25 साल। $1,20,000 इंटू में 25 इंटू 15/30, सर 15 लाख रुपए। ठीक है सर, देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस आ गया। पिछले वाले केस में ये 21 लाख आया था, इस बार 15 लाख। तो बताइए लोअर कौन सा होगा? 15 लाख। अमाउंट टैक्सेबल कितना आ जाएगा? 7,50,000। 7,50,000। ठीक है सर, इस तरह से डिफरेंट केसेस में हम अपने पास कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है सर, तो ये हमारे पास हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रेचुटी की, ग्रेचुटी। अच्छा, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं मैं। हेलो सर, मैंने इस मंथ एक भी क्लास नहीं ली है, तो मुझे इसकी अपलोडेड वीडियो मिल जाएंगी? सर सारी वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी, मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा क्लास के बाद ग्रुप में। ओके, थैंक यू सर। सर एक इंपॉर्टेंट इशू यहां पर है, कई बार कई ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, सीजनल वर्कर्स होते हैं। तो अगर सीजनल या कैजुअल वर्कर हो तो सर, अगर कोई सीजनल या कैजुअल वर्कर है ना, तो उस केस में हमारे पास ग्रेचुटी मिलेगी क्या? सर मिल सकती है। तो अगर कोई सीजनल या कैजुअल वर्कर हो, हम जब एग्जम्पशन देंगे ना, तो एग्जम्पशन कैसे निकाली जाएगी? सर जॉब तो किया है सर, वो तो ठीक है, लेकिन इशू क्या है कि इस केस में हमारे पास ये जो इन 15 डेज था ना, हम यहां 7 डेज लेकर चलेंगे। सर हम 15 डेज सैलरी निकाल रहे थे ना, 15 डेज सैलरी, इस 15 डेज की जगह 7 डेज सैलरी निकालेंगे। इसका मतलब ये है, कवर्ड के केस में, कवर्ड जो हम 15/26 करते थे, वो 7/26 हो जाएगा।
नॉट कवर्ड के केस में, नॉट कवर्ड जो हम 15/30 करते थे ना, 7/30 हो जाएगा। तो 15/26 की जगह 7/26 और 15/30 की जगह 7/30 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो कैजुअल वर्कर के केस में, कैजुअल वर्कर के केस में कैलकुलेशन 7 दिन के हिसाब से होगी। दूसरा पॉइंट, सर ये जो हम 20 लाख रुपए की एग्जम्पशन दे रहे थे ना, इज फॉर द लाइफ टाइम ऑफ असेसी। 20 लाख रुपए की एग्जम्पशन असेसी के लाइफ टाइम के लिए है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मान लीजिए असेसी एक बार एग्जम्पशन क्लेम कर चुका है। मिस्टर ए ये पहले जॉब 1 में थे, यहां से रिटायर हुए, और ग्रेचुटी की एग्जम्पशन ली। मान लेते हैं 8 लाख रुपए। ठीक है, अब ये गए जॉब 2 में। अब जब ये जॉब 2 में जाएंगे ना, तो मैक्सिमम अमाउंट एग्जम्प्ट कितना? 12 लाख करा जाएगा। ठीक है ना, 8 लाख की एग्जम्पशन तो ये पहले ले चुके ना, तो अब इन्हें एग्जम्पशन कितने की मिलेगी? 12 लाख की मिलेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दो, सपोज एन एम्प्लॉय रिटायर्स फ्रॉम अ जॉब, रिटायर्स फ्रॉम फर्स्ट जॉब, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 साल 8 महीना, 4 साल 8 महीना करके रिटायर हो गए। नो ग्रेचुटी पेड, ग्रेचुटी मिली ही नहीं। अब क्या हुआ? अब ये गए दूसरी जॉब में, और यहां पे इन्होंने काम किया कितने टाइम? 9 साल 4 महीना। ठीक है, 9 साल 4 महीना जॉब करके रिटायर हो गए। अब इन्हें ग्रेचुटी मिली। ठीक है, अब की बार इन्हें ग्रेचुटी मिली। अब बताइए इनके कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस कितने लिए जाएंगे? सर पहले वाले से ग्रेचुटी नहीं मिली, इसलिए अब जब हम इनके कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस निकालेंगे ना, तो हमारे पास जो भी ईयर्स ऑफ जॉब 1 है, और जो ईयर्स इन
जॉब 2 है, दोनों को जोड़ लेंगे। जॉब 1 में इन्होंने कितना टाइम दिया है बताइए? 4 साल 8 महीने। जॉब 2 में कितना दिया है? 9 साल 4 महीने। ऐड कर लीजिए, 14 ईयर्स इनका कंप्लीटेड ईयर्स माना जाएगा। ठीक है, तो CYS कितना? 14 ईयर्स। ठीक है सर, वही कंसेप्ट रहेगा जो पहले था। अगर कवर्ड है तो इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स शैल बी ट्रीटेड एज फुल ईयर, और अगर 6 महीने से कम है तो इग्नोर कर देंगे। अगर यहां पर फ्रैक्शन आया तो फ्रैक्शन आएगा, तो वही नॉर्मल कैलकुलेशन होगी जो हमने अपने पास पहले डिस्कस की है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? सर ये हम बात कर रहे थे ग्रेचुटी की, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे तीसरे रिटायरमेंट बेनिफिट, लीव एनकैशमेंट या लीव सैलरी। लीव एनकैशमेंट या लीव सैलरी। ठीक है, लीस्ट ऑफ द लीव एनकैशमेंट किसे कहते हैं? छुट्टी के बदले पैसे। ठीक है सर, एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर ए, एक कंपनी में जॉब करते हैं, XYZ लिमिटेड, हम बार बार एग्जांपल लेते हैं। कंपनी इनको सैलरी देती है, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, जैसे इनको सैलरी देती है सपोज 60,000 पर मंथ। ठीक है, एक महीने के 60,000 रुपए। तो अब बताइए एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो क्या ये 30 दिन के पैसे हैं क्या 60,000? सर देखिए, ये कहीं अगर मान लीजिए कहीं किसी शॉप पर भी काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए मल्टीनेशनल कंपनीज, छोड़ दीजिए गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो भी सर एक वीकली हॉलीडे तो मिलता ही है ना। भाई संडे की छुट्टी है, कुछ जगह पर मंडे की छुट्टी है, कहीं ट्यूसडे की छुट्टी है, जबकि भी है, एक एक छुट्टी तो होती है ना। तो 4 दिन तो छुट्टी के हटा दीजिए, कितने दिन काम करना पड़ेगा? 26 दिन। भाई ठीक है, कई जगह पर 2 दिन की भी छुट्टी होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक तो होती ही है ना। सर बताइएगा, काम करेगा 26 दिन, पैसे कितने मिलेंगे? सर पैसे पूरे ही मिलेंगे, संडे की छुट्टी के पैसे थोड़ी कटते हैं। संडे की छुट्टी तो छुट्टी होती है, उसके पैसे थोड़ी कटते हैं, है ना। अब एक बात बताइए सर, अब संडे की छुट्टी दे दी तो अब इसको हर काम संडे को ही पड़ेगा क्या? बीच में कभी कोई और भी तो इमरजेंसी हो सकती है, कभी तबीयत खराब हो सकती है, कभी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आमतौर पर ना एम्प्लॉयर्स की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा लीव्स दी जाती है। जैसे एम्प्लॉयर ने कहा, सर किसी का ना अनम्यूट हो गया, अगर कुछ पूछ नहीं रहे तो प्लीज म्यूट कर दिए। तो सर एम्प्लॉयर ने ये कहा कि हम ना आपको 2 दिन की छुट्टी देंगे एक्स्ट्रा, ओवर एंड अबव संडेज। संडे की छुट्टी तो है ही, जब मन करे महीने में 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। और खास बात पता है क्या है? इन 2 दिन की छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे, पैसे वही मिलेंगे 60,000। ठीक है, तो सर 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और इसके पैसे नहीं काटे जाएंगे, पैसे उतने ही मिलेंगे जितने पैसे मिलते हैं, 60,000 रुपीज। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर अगर एम्प्लॉय 24 दिन आकर भी काम करेगा तो उसे 60,000 मिलेंगे। हमने कहा भाई कभी काम वाम पड़े, जरूरत पड़े, छुट्टी कर लेना। ठीक है सर, अगर 26 दिन काम करेगा तो भी 60,000 दो। भाई अगर कभी काम पड़े, सर मुझे काम ही नहीं पड़ा तो छुट्टी करूं या ना करूं? मैंने कहा भाई काम ही नहीं पड़ा, नहीं करता। तो अब अगर ऐसे में एम्प्लॉयर मुझे 60,000 रुपए देगा तो देखिए एक बात तो तय है, फिर काम पड़े या ना पड़े,
मैं छुट्टी जरूर करूंगा। ठीक है सर, लॉजिकल सी बात है। 24 दिन काम करके भी 60,000, 26 दिन काम करके भी 60,000, तो मैं 26 दिन काम करूंगा क्यों, मैं तो 24 ही दिन करूंगा। ठीक है भाई, घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, क्या जरूरत है ऑफिस जाने की। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, तो ऐसे में तो एम्प्लॉय पक्का छुट्टी करेगा। सर देखिए, अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो काम तो सफर करेगा ना, छुट्टी करेगा। तो ऐसे में एम्प्लॉयर कहता है कि सर देखो, ये जो 2 दिन की छुट्टी दी है ना हमने आपको, ये 2 डेज, अगर काम पड़े तो छुट्टी कर लेना, और ना पड़े तो मत करना। और सुनो, अगर इन 2 दिन आओगे ना, 2,000 एक्स्ट्रा देंगे, 2,000 एक्स्ट्रा देंगे। मतलब अब देखिए, एक मोटिवेशन हो गया। अगर 24 दिन काम करोगे तो 60,000 सैलरी है, 60 मिल जाएंगे। लेकिन अगर 2 दिन आकर 26 दिन काम किया तो हमने कहा सर 4,000 कर देता हूं इसे। हमने कहा सर 64,000 देंगे। ठीक है ना सर, 60,000 रुपए सैलरी है ना, तो एक दिन के 2,000 बनते हैं। 2 दिन काम किया, मैंने कहा 64,000 रुपए ले लेना। ठीक है सर, अब अगर इसको काम नहीं होगा ना, तो ये आएगा, है ना सर। ऐसे पैसे जो छुट्टी के बदले दिए जाते हैं, दिस 4,000, दिस इज कॉल्ड लीव सैलरी, या बड़ा मीनिंगफुल नाम सर, लीव एनकैशमेंट। एनकैश, छुट्टियों को एनकैश करा लिया, मतलब छुट्टी के बदले पैसे ले लिए। तो मुझे एम्प्लॉयर ने छुट्टी दी थी कि तुम छुट्टी कर सकते हो, लेकिन मैंने छुट्टी करने के बजाय क्या करा, छुट्टी करने के बजाय मैं ऑफिस चला गया और ऑफिस जाके काम कर लिया। तो छुट्टी के बदले काम करने के ये जो पैसे मिल रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट अगर मिले तो इसके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाए, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सर ये जो लीव एनकैशमेंट है ना, छुट्टियों के पैसे, ये लेने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले लीव एनकैशमेंट कैसे ले सकते हैं सर, हाथ के हाथ। 1 महीने में 2 छुट्टियां मिली, मैंने ली नहीं, मैंने कहा 2 दिन के पैसे दे दो। अगले महीने में फिर 2 दिन की छुट्टी मिली, मैंने एक ही दिन की ली, मैंने कहा 1 दिन के बचे, उसके पैसे दे दो। ऐसे ही अगले महीने में मान लीजिए 2 छुट्टियां थी, दोनों ले ली, पैसे नहीं मिलेंगे। हर महीने हाथ के हाथ हिसाब हो रहा है और मैं पैसे ले लेता हूं। या फिर महीने के महीने नहीं तो सर, कुछ एम्प्लॉयर ऐसा करते हैं कि जी आपको 2 डेज अ मंथ की छुट्टी मिलेगी। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जो ये कहते हैं आपको छुट्टियां देंगे 25 डेज पर एनम की। ठीक है सर, 25 मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया है। ठीक है, ये 25 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है ना सर। अब ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की आपस की बात है। जितनी भी छुट्टियां एम्प्लॉयर ने दी, या तो महीने के हिसाब से देगा या एनुअल बेसिस पर देगा, 1 साल की इतनी छुट्टियां। ठीक है सर, मैं ये बताना चाह रहा था, कभी कभी हम ये पैसे मंथली ले लेते हैं, कभी कभी ईयरली बेस पर ले लेते हैं। ईयरली बेस पर, मुद्दे की बात यह है, जब भी लेते हैं ना, हाथ के हाथ ले लेते हैं। सर हाथ के हाथ लेते हैं ना, इसे कहते हैं लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ जॉब, ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ जॉब। अभी जॉब चल रही है, हाथ के हाथ पैसे ले लिए। ठीक है, और दूसरा एक और भी ऑप्शन होता है। एम्प्लॉई से हमने कहा भाई आपको 2 दिन की छुट्टी देंगे महीने की, या 25 दिन की छुट्टी देंगे साल की, वॉट एवर इट मे बी। ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 25 दिन की छुट्टियां दी, एम्प्लॉय ने इसमें से 10 दिन की छुट्टियां ले ली, कितनी बची, 15 दिन की। सर ये जो 15 दिन की बची ना, एम्प्लॉयर ने कहा पैसे ले लो, एम्प्लॉय ने कहा अभी नहीं, बाद में दे देना। बाद में कब, इसने कहा जब मैं रिटायर हूं।
आज से 20, 25, 30 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा ना, तब दे देना पैसे। सर अभी लेने में फायदा है या रिटायरमेंट पे? रिटायरमेंट। प्रॉब्लम पता है क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए आए, क्या ही हो जाएगा, खा जाऊंगा 5,000 रुपए, पता भी नहीं चलेगा, है ना सर? थोड़े थोड़े पैसे आएंगे, थोड़े थोड़े खा जाऊंगा। ठीक है भाई, साल भर के आ गए मान लीजिए 15,000, 20,000, 25,000, 25,000 खा जाऊंगा, है ना? अगर थोड़े थोड़े करके पैसे मिले, सर थोड़े थोड़े पैसे खर्च हो जाते हैं। एम्प्लॉय ने सोचा यार अभी नहीं लेने पैसे, फिर इन पैसों को ना मैं जमा करता हूं, और जमा करते 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 इसने 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितनी भी इसकी जॉब है, सर ये पैसे जमा किए। किसी साल की 10 छुट्टी, किसी साल की 20 छुट्टी, किसी साल की 15 छुट्टी, होते 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 30 सालों में सर इसके पास ना मान लीजिए 400 छुट्टियां जमा हो गई। अब अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसकी सैलरी बढ़ चुकी होगी। भाई अभी 60,000 है, रिटायरमेंट के टाइम पर शायद बढ़ते 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 3 लाख हो चुकी है। सर अभी 60,000 मिलती है तो पर डे अमाउंट कितना? सर 2,000। जब 3 लाख सैलरी हो जाएगी तो पर डे होगा 10,000। उस टाइम पर 400 दिन के पैसे मिलेंगे, ठीक है? और पर डे के कितने? सर 10,000। जिस टाइम पर पैसे मिलेंगे उसी टाइम के हिसाब से तो मिलेंगे, आज के हिसाब से थोड़ी मिलेंगे। सर सोचिए, 40 लाख रुपए मिलेंगे, 40 lakhs, है ना सर? अब ये पैसा काम आएगा। पहले क्या था, 2,000 मिले, 5,000 मिले, 10,000 मिले, खा गया मैं पैसे। सर 40 लाख रुपए मिलेंगे रिटायरमेंट के टाइम पर। मैं ऐसे ही रैंडम बेसिस पर एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना? अमाउंट कुछ भी हो सकता है। सोचिए 40 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम है सर, ये पैसे काम आएंगे। तो कई बार एम्प्लॉइज क्या करते हैं, पैसे लेते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है ना? ये पैसे कब लेते हैं? रिटायरमेंट के टाइम पर लेते हैं, रिटायरमेंट। ठीक है सर, रिटायरमेंट के टाइम पर ना इकट्ठे पैसे मिलते हैं, और जब इकट्ठे मिलते हैं तो सेम प्रॉब्लम जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, सर ढेर सारे पैसे आएंगे तो ढेर सारा टैक्स भी तो लग जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो क्या करें? तो जब रिटायरमेंट के टाइम पर पैसे मिलते हैं ना, तो हम कुछ एग्जम्पशंस अलाउ करते हैं। ठीक है, रेगुलर वाले पैसों पे नहीं, वो तो फुल्ली टैक्सेबल होंगे, ये तो फुल्ली टैक्सेबल है। जो रिटायरमेंट के टाइम पर मिले उसमें थोड़ी एग्जम्पशन दी जाएगी। बस ये एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए, तो लीव एनकैशमेंट या लीव सैलरी। सर पहली बात जो भी मैंने बताई थी, एनी अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट, received during the continuity of job shall be fully taxable। अगर कंटिन्यूटी ऑफ जॉब के दौरान पैसे मिले तो ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, इन पर तो कोई छूट मिलेगी ही नहीं। दूसरा,
लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सर इस पे छूट मिलती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 AA के तहत। 10 में डिडक्शन मिले, एग्जम्पशन मिलेगी किस पर? लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर। जो रिटायरमेंट पर मिलेगा उस पर छूट देने को तैयार हूं। कैसे और कितनी वो पढ़ रहे हैं, आइए। सर पेंशन में भी बताया था, ग्रेजुएटी में भी बताया था, रिटायरमेंट बेनिफिट की जो सबसे पहले एग्जम्पशन और बेनिफिट मिलता है ना, वो किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। सबसे पहला बेनिफिट किसका? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का। ठीक है ना? तो यहां पर भी हमारे पास सबसे पहले बात हो रही है किसकी? फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एनी अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट या लीव सैलरी received shall be fully exempt for गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये पैसे फुल्ली एग्जम्प्ट है। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसे कहते हैं बताइए? एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और बस। फॉर द पर्पज ऑफ लीव एनकैशमेंट सिर्फ दो लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा। कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल अथॉरिटी अदर्स में आएगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अदर्स में आएगा। ठीक है सर। पेंशन में 4 लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना था, ग्रेचुटी में 3, लीव एनकैशमेंट में 2, कम होते जा रहे हैं। सर आरएफए में भी सिर्फ सीजी और एसजी था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फॉर अदर्स, अदर्स कौन? अदर देन सीजी एंड एसजी मैम। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कह रहा मैं। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है। लोकल अथॉरिटी वाले भी हैं तो गवर्नमेंट ही है ना। तो अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर देन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अदर देन सेंट्रल, अदर देन स्टेट अगर होगा तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखिए प्लीज, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग shall be exempt from tax। जी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी exempt फ्रॉम टैक्स। सबसे पहले अमाउंट रिसीव। सर देखिए जितने पैसे मिले उससे ज्यादा की छूट तो मिलेगी ही नहीं, है ना। तो हमेशा सबसे पहले क्या आएगा? अमाउंट रिसीव। सेकंड, मैक्सिमम मॉनेटरी सीलिंग, बताइए कितनी? सर 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की छूट दूंगा लीव एनकैशमेंट में। थर्ड सर 10 मंथ्स सैलरी, 10 महीने की सैलरी के बराबर की छूट मिलेगी। 10 महीने की सैलरी मतलब अगर एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 50,000 रुपए महीना, 5 लाख की छूट दे दूंगा। सैलरी है 80,000 पर मंथ तो 8 लाख की छूट दे दूंगा। ठीक है, सैलरी है अगर मान लीजिए 1.5 लाख रुपए महीना तो 15 लाख की छूट दे दूंगा। ये मैक्सिमम है, 15 के ऊपर की नहीं दूंगा।
10 महीने की सैलरी से ज्यादा एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। 10 मंथ्स की सैलरी से ज्यादा की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा क्यों सर? बस 10, 10, 10 फिक्स है हमारी तरफ से, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट के जो आपका सीसी रूल्स है उनके हिसाब से 300 दिन से ज्यादा के पैसे भी नहीं मिलते, ठीक है सर। लेकिन इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। प्राइवेट जॉब भी तो हो सकती है, प्राइवेट जॉब में कितने दिन के पैसे मिलेंगे सर? ये तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर डिसाइड करेंगे ना। एम्प्लॉयर ने कहा भाई मैं तो 20 महीने के पैसे देने को तैयार हूं, तुम 20 महीने की छुट्टियां तो जमा करो, मतलब छुट्टी मैं 20 महीने के पैसे दे दूंगा। गवर्नमेंट ये कहती है 10 महीने से ज्यादा के पैसे ही नहीं मिलेंगे। सर ये तो गवर्नमेंट का रूल है ना, इनकम टैक्स का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का रेमुनरेशन का रूल है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 300 दिन से ज्यादा के लीव एनकैशमेंट के पैसे नहीं देती, ठीक है। तो अगर किसी के मान लीजिए 350 दिन की छुट्टियां जमा हो तो वो रिटायरमेंट के पहले लंबी छुट्टी पे जाता है, ठीक है। हाँ, वो रिटायरमेंट से पहले कहता है यार छुट्टियां, पैसे तो मिलने नहीं है, छुट्टियां लेके खत्म करो, ठीक है। तो ऐसे में 10 महीने की सैलरी से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी, ठीक। और फोर्थ, इसको समझने के लिए पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिए। सर एक पर्सन है मिस्टर ए, एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं XYZ लिमिटेड में। एम्प्लॉयर ने इनसे कहा कि हम आपको 1 साल में 20 दिन की छुट्टियां देंगे। एक साल में कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? 20 दिन की। इन्होंने ना इस कंपनी के अंदर 25 साल काम किया, इन्होंने काम किया 25 साल, ठीक है। 20 दिन की छुट्टी 1 साल में मिली, तो बताइए टोटल कितनी छुट्टियां हो गई? टोटल लीव्स हो गई, सर ये टोटल लीव्स क्या है? ये टोटल लीव्स है अवेल्ड, सॉरी, ये टोटल लीव्स है अवेलेबल। इतनी छुट्टियां अवेलेबल थी सर, 20 मल्टीप्लाइड बाय 25, 500 दिन। इन्होंने छुट्टियां ली भी तो होंगी ना, इन्होंने छुट्टियां ली, मान लीजिए 240 दिन की। सर इन्होंने अपने पास 25 साल काम किया, किसी साल में 2 छुट्टियां, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 10, करते 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 इन्होंने 25 सालों में कितनी छुट्टियां ले ली? 240। बताइए कितने दिन की छुट्टियां नहीं ली? लीव्स नॉट टेकन, 260 दिन। सर ये जो छुट्टियां अवेलेबल थी ना, इसको हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कहते हैं लीव्स एंटाइटल्ड। इनका एंटाइटलमेंट है कितने दिन की छुट्टी का? 500 दिन की, ठीक है। सर इन्होंने कितने दिन की छुट्टियां ले ली? इन्होंने 240 दिन की छुट्टियां ले ली, इसे कहते हैं लीव्स अवेल्ड। इन्होंने कितने दिन की छुट्टियां नहीं ली बताइए? 260 दिन की, इसे कहते हैं लीव्स अनअवेल्ड, ठीक है ना, लीव्स अनअवेल्ड। सर मैं ये कह रहा था, एक बात बताइएगा प्लीज, इन्हें पैसे एंटाइटल्ड के मिलेंगे या अवेल्ड के? सर अनअवेल्ड के मिलेंगे। जितनी छुट्टियां मुझे मिलनी थी उसके पैसे नहीं मिलेंगे, जितनी मैंने ले ली उसके तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। मुझे पैसे मिलेंगे उन छुट्टियों के जो मैं ले सकता था,
लेकिन मैंने ली नहीं, है ना, तो मुझे लीव्स अनअवेल्ड के बदले पैसे मिलेंगे। लीव्स अनअवेल्ड के बदले मुझे पैसे मिलेंगे। हाँ जी। अब एक बात पूछूं, सर पैसे मिलेंगे कितने? सोचिए, एक पर्सन है, वो एक कंपनी में जॉब कर रहा है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं सैलरी है 60,000 रुपये महीना। 1 महीने के 60,000 है ना, एक दिन के कितने? सर पर डे निकालिए ना, कितना आएगा? कैसे निकालूं? 60,000 डिवाइडेड बाय 30, 2,000 रुपये पर डे आएगा। सर बताइएगा प्लीज, अगर 2,000 रुपये पर डे के हैं, तो क्या आप बता सकते हैं 260 दिन के कितने? 260 मल्टीप्लाइड बाय 2,000, 5,20,000 रुपये मिलेंगे, है ना। तो सुनिए प्लीज, ये पता है मैंने क्या निकाला? मैं बताता हूं, अनअवेल्ड लीव्स, ये मेरे चौथे नंबर की कैलकुलेशन चल रही है सर, मल्टीप्लाइड बाय मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 30। सर मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 30 करके मैंने एक दिन की सैलरी निकाली, इसको अनअवेल्ड लीव से मल्टीप्लाई करके मैंने उतने दिन के पैसे निकाले जितने दिन की छुट्टी मैंने ली नहीं, है ना। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि मुझे जितनी छुट्टियां मैंने नहीं ली उसके कितने पैसे मिलने चाहिए थे। ठीक है ना। तो बस इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इन चारों में जो भी लीस्ट होगा ना, हम आपको उसकी एग्जम्पशन देने को तैयार हैं। इन चारों में जो भी लीस्ट होगा ना, हम उसकी एग्जम्पशन देने को तैयार है। ठीक है, चार अमाउंट्स निकाल लीजिए, चार कौन कौन से? अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम मॉनेटरी सीलिंग, 10 months सैलरी, और अनअवेल्ड लीव्स मल्टीप्लाइड बाय मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, आइए एक एग्जांपल के जरिए इस बात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए वर्किंग विद XYZ लिमिटेड, इनकी बेसिक सैलरी थी 1,20,000 रुपए। अच्छा, ये बात मैं लिखना भूल गया था, सॉरी। मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगा? मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगा सर? बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन। ठीक है, वही हमारा घिसा पिटा पुराना मीनिंग है, बार बार वही चलता है। बेसिक सैलरी लीजिए, DA फॉर्मिंग पार्ट लीजिए, टर्नओवर बेस्ड कमीशन लीजिए। ठीक है ना। और यहां भी एवरेज सैलरी पिछले 10 महीने की निकाली जाएगी। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months शैल बी टेकन। ठीक है, ग्रेचुटी में भी मैंने 10 दिन की एवरेज सैलरी निकाली थी, लीव एनकैशमेंट में भी 10 दिन की एवरेज सैलरी निकालूंगा। सर जरा देखिएगा प्लीज, बेसिक सैलरी 1,20,000 है, DA है 75%। क्वेश्चन कह रहे हैं सर 2/3 फॉर्मिंग पार्ट। ठीक है ना, 2/3 फॉर्मिंग पार्ट। टर्नओवर बेस्ड कमीशन 1.5% ऑफ सेल्स टर्नओवर। और एवरेज मंथली सेल्स कितने की करते हैं? 20 लाख की। रिटायर्ड आफ्टर अ जॉब ऑफ 28 साल 7 महीने।
सर 6 महीने से कम होगा तो क्या करेंगे, और 6 महीने से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? सर 6 महीने से कम होगा तो भी इग्नोर कर देंगे, 6 महीने से ज्यादा होगा तो भी इग्नोर कर देंगे। फ्रैक्शन इज टू बी इग्नोर, फ्रैक्शन का यहाँ कोई काम ही नहीं है। ठीक है ना सर? 28 साल 7 महीने काम किया, he was entitled to 25 days leaves per year, 25 दिन की छुट्टी मिलती थी। He availed leaves of 460 days. And for balance leaves पैसे दिए गए कितने? लीव सैलरी ऑफ 25,20,000 was paid। 25,20,000 रुपए मिले सर इन्हें, 25,20,000 किस बात के? लीव सैलरी। कैलकुलेट लीव सैलरी एग्जम फ्रॉम टैक्स। हाँ जी सर, देखिए अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये पैसे फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएंगे, कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगी। और फॉर अदर्स, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम फ्रॉम टैक्स। सर सबसे पहले क्या आएगा बताइए? अमाउंट रिसीव्ड,
25,20,000। सर एक्चुअली वैसे तो 4:30 तक होती है, लेकिन अभी एनएडीटी से लेट हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा लेट तक ले लें। ऑनलाइन का लिंक शेयर है सर। आपके पास मेरा नंबर है? आपके पास मेरा नंबर है? आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं लिंक भेजता हूँ। 9999 6666 86। सर व्हाट्सएप का एक सेकंड ग्रुप बना हुआ है, फर्स्ट ग्रुप फुल हो गया है, सेकंड में ज्वाइनिंग हो रही है। आप, मैं उसका भी शेयर करता हूँ। मैं डाल दूँ। जी जी मैं डाल, बहुत सारा हमारे पास भी लिंक बहुत सारा मांग रहे हैं, लेकिन देता हूँ प्रोवाइड नहीं होगा। मैं भेज देता हूँ। जी सर, अमाउंट रिसीव 25,20,000। सेकंड, मैक्सिमम मॉनेटरी सीलिंग 25 लाख रुपए। थर्ड, 10 मंथ्स सैलरी। सर अभी पहले सैलरी निकालते हैं, फिर करेंगे ये कैलकुलेशन। और फोर्थ, फोर्थ देखिए प्लीज। जी सर, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। ठीक है, एवरेज सैलरी निकालेंगे 10 महीने की, उसको इंटू 10, तो सर ये पिछले 10 महीने की सैलरी का टोटल ही आ जाएगा। अनअवेल्ड लीव्स मल्टीप्लाइड बाय मंथली सैलरी, डिवाइडेड बाय 30। अब मुझे दो कैलकुलेशंस करनी है। पहला तो मुझे सैलरी निकालनी है, और दूसरा मुझे अनअवेल्ड लीव्स निकालनी है। तो आइए प्लीज, अनअवेल्ड लीव्स कैसे निकालें? पहले देखिए लीव्स एंटाइटल्ड कितनी है। सर देखिए क्वेश्चन में गिवन है, इनको एक साल में 25 दिन की छुट्टियां मिलती है। रेड पेन से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, 25 दिन की छुट्टियां मिलती है। 28 साल 7 महीने काम किया है। सर फ्रैक्शन इज टू बी इग्नोर्ड, 7 मंथ्स को इग्नोर कर देंगे। तो देखिए प्लीज, 25 मल्टीप्लाइड बाय 28, 700 डेज आ गए। इसमें से लेस करेंगे लीव्स अवेल्ड। सर लीव्स अवेल्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ये रहा, ग्रीन पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं, 460 डेज। सर लीव्स अवेल्ड 460 डेज, माइनस कर दीजिए। तो बताइए लीव्स अनअवेल्ड कितनी है? 240 डेज। ठीक है ना, लीव्स अनअवेल्ड कितनी है? 240। सर बस ये आ गया 240। अब दूसरी कैलकुलेशन मुझे क्या करनी थी? मीनिंग ऑफ सैलरी। बताइएगा मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन, है ना। सर बेसिक सैलरी देखिएगा कितनी है? 1,20,000। डीए 1,20,000 का 75% है। सर फॉर्मिंग लेना है, फॉर्मिंग, इसका 2/3। और टर्नओवर बेस्ड कमीशन, 20 लाख का टर्नओवर है, 1.5% पर मंथ कमीशन है। 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 इज 2,10,000।
सर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2,10,000 से, डिवाइड कीजिए 30 से। $16,80,000, 16,80,000। और देखिएगा प्लीज सर 10 मंथ्स की सैलरी भी आ गई मेरे पास, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2,10,000, 21 लाख रुपए, है ना। सर इन चारों में लीस्ट बताइए कितना अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा? 16,80,000, 16,80,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा। और बताइएगा प्लीज अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा? सर 20 लाख, सॉरी 25,20,000 रुपीज में माइनस 1680, 8,40,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। $8,40,000। अमाउंट टैक्सेबल का फॉर्मूला होता है अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट एग्जम्प्ट। रिसीव्ड है 25,20,000, एग्जम्प्ट है 16,80,000, माइनस करेंगे टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। बेसिक सैलरी भी है, बेसिक सैलरी मतलब लास्ट के दौरान बेसिक सैलरी नहीं सर, ये जो मंथली सैलरी हमें लेनी है ना, मंथली सैलरी का मतलब है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months preceding the date of retirement। पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज निकालिए, वो लिया जाएगा। ठीक है सर, यहां ना हमें एक ही सैलरी गिवन है, इसका मतलब चेंज ही नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ तो एवरेज सेम आ जाएगा, लेकिन अगर सैलरी चेंज हो रही है फिर तो एवरेज बदलेगा ना। फिर उस केस में मुझे पहले एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके फिर उसके बेसिस पर कैलकुलेशन होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें बताया जाता एक एम्प्लॉय हमारे पास से रिटायर हुआ 1 दिसंबर 2025 को। ठीक है, हमें बता रहे हैं इनकी बेसिक सैलरी जो थी ना वो 60,000 थी, और फ्रॉम 1 सितंबर वो बढ़ के हो गई 80,000। अब हमें पहले ना एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। एवरेज सैलरी आप निकालेंगे कहां से कहां तक? लास्ट 10 मंथ्स की। सर 1 दिसंबर को रिटायर हुआ है, 1 दिसंबर से पहले के 10 महीने बताइए कब से कब तक होंगे? 1 फरवरी टू 30 नवंबर, 1 फरवरी टू 30 नवंबर। अब आप एवरेज निकालेंगे ना, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, कैसे निकालेंगे? सर पहले सैलरी थी 60, ये कब तक रही? सर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 7 मंथ्स। फिर हो गई 80, सितंबर अक्टूबर नवंबर डिवाइडेड बाय 10। 420 प्लस 240 अपॉन 10, 66,000। ठीक है ना, 66,000। ये क्या है सर? बेसिक। अब सुनिए ना प्लीज, सर डीए के बारे में भी तो बताएगा ना क्वेश्चन। क्वेश्चन कहेगा हमें डीए भी मिलता है,
1 मिनट के लिए मान लेते हैं डीए 75% मिलता है, और इस 75% में 2/3 फॉर्मिंग पार्ट होता है। तो अब डीए का एवरेज मत करिए सर, बेसिक का एवरेज आ तो गया, अब डीए का एवरेज करके क्या करूंगा? डीए निकालना है ना आपको, तो बताइए डीए कितना होगा? सर इसी का निकाल दीजिए ना डीए, 66,000 के 75% का 2/3, 33,000 रुपए। सर टीबीसी की इंफॉर्मेशन होगी, सर टीबीसी की हमें बताया जाएगा, टीबीसी 1% ऑफ सेल्स टर्नओवर, और एवरेज मंथली सेल्स बताएंगे 10 लाख पर मंथ। ठीक है, इसका मतलब टीबीसी कितना? इसका मतलब टीबीसी 10,000 आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब मुझे सैलरी निकालनी है सर, 66 प्लस 33 प्लस 10। ठीक है, तो सैलरी और लीव एनकैशमेंट कितनी आ जाएगी? 66,000 प्लस 33,000 प्लस 10,000, 1,09,000। अब जब आप पॉइंट नंबर 3 पे 10 मंथ्स सैलरी निकालेंगे ना, तो वो कितनी आएगी? 1,09,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10,90,000। ठीक है ना? इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। सर यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है, ये हमारे पास लीव एनकैशमेंट का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ 2-4 छोटे छोटे से बातें, और इसका क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। Short classes. हाँ सर।